Now friends, we will see further examples. Until now we have solved example 1.7. Two or three examples were important, others were to understand the phenomena of electrostatics, but now we are getting deeper in the solving example. So right from example 1.8, an electron falls through distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb. See figure. The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. So this is simply, I will put here, suppose we are given electric field between these two lines. Okay, understand the example here. This example was actually asked in competitive exams 2 times. Okay, so this is to understand and will help you. Suppose we have charge, our charge here negative and here positive, but we will simply draw a charge negative here, okay, here positive charge here, and opposite positive charge here, and negative charge here. Okay, so we will get electric field something like this. Here you know that electric field that emerges out of the positive charge and goes in the negative charge. Okay, so this is the electric field here in first portion. Okay, you have to imagine these are two separate portions, and here electric field that comes out of the positive charge and goes into the negative charge. So this is the direction of electric field, and this is the electric field of second portion. So this is basically what we are given. Now also we are given that electron falls of distance 1.5 centimeter here in first case. So let me tell you this. The electron that has the negative charge, okay, and as I explained earlier in some video, when you put electron in electric field, it will go opposite in electric field. It will go opposite in electric field. इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट में जाएगा तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाएगा तभी तो वो नेगेटिव के सामने अट्रैक्ट होगा. ये बात आपको पता है कि भाई नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाता है, और पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है. ये बात सिंपल टू अंडरस्टैंड है. चलो, अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड हम ई ले लें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा आपको पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज. ये इक्वेशन आपको पता है. मैंने ये आपको याद रखने को कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है एफ, दैट इज क्यू ई. ये हमारा इक्वेशन है. ओके, ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसका चार्ज, हम उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम ई लेते हैं. ओके, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव. तो यहाँ पर क्यू की जगह हम ई ले लें तो एफ इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई. ये वाला इक्वेशन बन जाएगा. तो दैट इज़ द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप लिखेंगे ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है. और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, एम ए. ओके, ये होता है. तो अगर दोनों फोर्स को हम कंपेयर कर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू ई ई. जब भी आपको फॉलिंग की बात आए, एक्सेलरेशन की बात आए और मोमेंट की बात आए तो आप कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करेंगे. रिमेंबर दिस वन, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई और ई ई यहाँ से शुरू करेंगे. दिस इज़ फॉर योर काइंड नॉलेज. ओके, हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है.
चलो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो बन जाएगा ई बाय एम। ओके, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाएगा और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तो वो एक्सीलरेटेड होगा, मतलब उसके पास एक्सीलरेशन आएगा। ओके, वो एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इसका इक्वेशन है। अब हम जो हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के इक्वेशन थे 11th में, वो याद करेंगे। उसमें हमारे जो 3 इक्वेशन थे, वो 3 इक्वेशन में जो डिस्टेंट वाला इक्वेशन था वो याद करेंगे। पता है आपको डिस्टेंट वाला इक्वेशन था क्या? x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन था। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हमने 11th में देखा था। बट अब होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो स्टेडी सिचुएशन से फ्री फॉलिंग कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो हमारे इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखूँगा कि भाई x द डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, ये हमारा इक्वेशन हो गया, बिकॉज ये वाला पोर्शन जीरो है। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? तो हमें फाइंड करना है द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो मतलब यहाँ पर t को हम अगर सब्जेक्ट बना दे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा 2x बाय ए, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, और वो स्क्वायर रूट में आएगा, बिकॉज टी स्क्वायर है, इस तरफ आएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो 2x बाय हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पर हमें जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू लिखनी है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, वो लिखते हैं। तो 2x ये हमारा एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू है ई, तो वो लिखते हैं ई बाय एम। तो m जो है वो यहाँ जाएगा। बस ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये फ्री फॉलिंग में जो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे उसका इक्वेशन बन गया। अब जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको लिखना इधर कि फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए, चलो मैं टाइम लिख देता हूँ टी। तो इसमें अंडर रूट 2x मीनिंग कितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ओके, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो 10⁻², तो ये मीटर हो गए हमारे। ओके, m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है हमें यहाँ पर डेटा दिया जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, बट फॉर नाउ इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31। हमें ये डेटा दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको ये वैल्यू तो याद रखनी है, क्योंकि 12th में काफ़ी बार आएंगे। यहाँ पर डेटा दिया नहीं गया है, पर यहाँ पर हमें दिया गया है मास 9.1 इंटू 10⁻31, and then E means the charge of electron, means उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻90, और ये जो कैपिटल ई मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻4। चलो फ्रेंड्स, तो अभी आपको ये सॉल्व करना है 10⁻4। ये आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हियर गिवन टाइम मिलेगा इलेक्ट्रॉन के लिए 2.9 इंटू 10⁻9 सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻9 सेकंड। ओके, उसके अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा। अब जब आप सेम कैलकुलेशन प्रोटॉन के लिए करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर प्रोटॉन, पर कैलकुलेशन में चेंजेस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटॉन का जो मास है वही चेंज करना है। तो जो एबव इक्वेशन है उसमें ये 2 रहेगा, डिस्टेंस भी उतना ही है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर जो मास है
वो मास प्रोटॉन का लिखेंगे, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27। वो आपको डेटा में दिया जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27। आपको लिखना है 1.66, आंसर करीब आएगा। ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻90 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है, ये वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पर प्रोटॉन का मास लिखना है, तो आपको यहाँ पर TP टाइम फॉर द प्रोटॉन वो मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर देंगे आई होप। तो आपको जो टाइम है वो मिल जाएगा 1.3 इंटू 10⁻7, 1.3 इंटू 10⁻7। तो ये दोनों के लिए हमें टाइम मिल गया। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का टाइम था वो यहाँ हमने फाइंड किया, यहाँ पर प्रोटॉन का टाइम है वो फाइंड किया। कैलकुलेशंस कैसे किया आप नोटबुक में लिख देंगे। ओके, तो ये कैलकुलेशंस जो है आप पॉज करके उसको लिख देंगे। यहाँ से शुरू करके F इज इक्वल टू क्यू से शुरू करके F इज इक्वल टू ma, कंपेयरिंग इक्वेशन acceleration from constant acceleration we get this equation. By making time t as subject we will get this equation, and putting value we will get time for both case. ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा उन्होंने कुछ पूछा था यहाँ पर कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो मतलब फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में अगर ये फॉलिंग होगा, आप कोई स्टोन लेंगे, पत्थर, उसको अगर फ्री फॉलिंग कराएंगे ग्रेविटी में, जब पत्थर नीचे वो फॉल होगा तो समझो कि हमारे पास दो पत्थर है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और उसको ग्रेविटी में फ्री फॉलिंग कराएंगे। वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं यहाँ पर, तो जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। पता है आपको, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन, ये जो फ्री फॉलिंग होता है उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं g। ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब बड़ा वाला पत्थर होगा या छोटा वाला पत्थर होगा तो भी ये जो एक्सीलरेशन है वो सेम होगा, इसलिए टाइम भी डिस्टेंस कवर करने में सेम होगा। एक गैलीलियो ने सबसे पहले प्रूव करने का ट्राई किया था। यहाँ पर आपका एयर का जो रेजिस्टेंस है वो मेंशन नहीं करना है, मतलब उसको ये इग्नोर करना है, तो टाइम सेम रहेगा। यहाँ पर टाइम डिफरेंट आता है, दैट द कॉन्ट्रास्ट एंड दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर वो हमें समझाया गया होगा शायद। ओके, तो यहाँ पर विच इज़ the acceleration of electron is even greater, thus the effect of acceleration due to gravity can be ignored in this example। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी की बात थी उससे अलग बात है, क्योंकि टाइम दोनों के लिए डिफरेंट आता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो दिस इज सरप्राइजिंग फॉर अस। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल 1.9। 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10⁻8 coulomb and minus 10⁻8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C as shown figure। तो यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट C है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें मैं कुछ आपको हिंट दूंगा जो आपको इस तरह से किसी भी MCQ को सॉल्व करने में मदद करेंगी। अभी हिंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो है वो मैं एक्चुअली JEE नीट में कवर करूँगा, पर यहाँ पर अभी इसकी ज़रूरत है तो मैं समझाने का ट्राई करूँगा। चलो, यहाँ पर एक लाइन है जिस पर हम दो चार्ज रखते हैं, एंड्स पर यहाँ पर दो चार्ज रखे हमने। ओके, अब ये जो दोनों चार्ज है वो समझो कि Q1 और Q2 ऐसी हमारी सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, और दोनों जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ R। यहाँ पर दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। चलो, यहाँ पर R डिस्टेंस। अब ऐसा कोई एग्जांपल आए और हमें कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ओके, लाइन पर हम ये डिस्कशन करेंगे। ओके, आपको कहा जाए कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
मतलब कोई बीच वाले पॉइंट पर फाइंड करो, या यहाँ पर कोई आउटसाइड के पॉइंट पर, मतलब लाइन ज्वाइनिंग जो होती है, लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, वहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कि यहाँ पर हमें बताया गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। तो ये जो सम हमारा है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा वो समझेंगे, तो बेटर है कि वो एक्चुअली हम जेडबल नीट में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की बात है, उसके लिए इक्वेशन अलग बनेगा। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ बनेगा वो आपको समझा देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर जो हमें चार्जेस दिए गए हैं उसकी वैल्यू क्या दी गई है हमको, Q1 10⁻⁻8 वो पॉजिटिव है, 10⁻⁻8 कूलम ये जो चार्ज है पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव है, Q2 वो है माइनस एक्चुअली, ओके। वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, -10⁻⁻8 कूलम, ओके। तो डिस्टेंस कितना है बीच में, 0.05 मतलब कि 0.1 मीटर अपार्ट। तो ये डिस्टेंस हमारा है 0.1 मीटर अपार्ट। पहला पॉइंट ए जो कहाँ रखा गया है, पॉइंट ए जो बीच में है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर हमारा पॉइंट है ए, यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह रिपल्सिव डायरेक्शन में होगा, इस तरफ हमारा फर्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे, क्योंकि जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजाइन करना होता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजाइन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, हैंस आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पॉइंट होगा उससे दूर की तरफ। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एट्रैक्टिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एट्रैक्शन लगाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, उसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो चार्ज हमारे हैं उसकी वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, बीच का डिस्टेंस 0.05, यहाँ का बीच का डिस्टेंस 0.05। तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एडिशन होगा। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए के पास कितना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोनों का एडिशन, मतलब सिंपल ऐसा लिखेंगे, कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं। ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा जो यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एडिशन, मतलब E1 जो पहले वाला पॉजिटिव चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E2 दूसरा वाला जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए एडिशन। तो अब ये होगा KQ/R², ये होगा KQ/R²। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ 2KQ/R², ओके। ऐसा क्यों, मतलब इसका एक्चुअली हमें लिखना चाहिए KQ1/R², यहाँ पर KQ2/R², पर हमें पता है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है, इसलिए ऐसा हम लिखेंगे, ओके। ये आपको लिखना है, बस हो गया हमारा आंसर ये वाला। 2K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू लिखनी है, साइन हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है, तो ये ज़रा आप याद रखेंगे, वैल्यू 10⁻⁸। और डिस्टेंस मतलब हमारा जो पॉइंट है वहाँ से हमारा चार्ज का डिस्टेंस दैट इज 0.05, सो 0.05 स्क्वायर,
ये सॉल्व कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ए के पास। सॉरी दोस्तों, ऑडियो जो था वो इंटरप्ट हो गया था पर कहाँ से इंटरप्ट हुआ वो पता नहीं था। तो मैं अभी जो पीछे की बात थी वो बता देता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट बी के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो ये जो पॉइंट बी है वो आर डिस्टेंस पर है, दैट इज़ 0.05, और वहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 डैश E2 डैश हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 हमने ऑलरेडी इंडिकेट किए थे, तो यहाँ अलग वैल्यू होगी, तो डैश से हम इंडिकेट करेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन पे है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपली सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू E1 डैश जो है उसमें से E2 डैश सब्सट्रैक्ट करेंगे। करना क्या है कि जो बड़ा वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें से छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो आपका आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर E1 डैश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो नज़दीक है। E2 डैश वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो दूर है। अब सब्सट्रैक्शन में करेंगे क्या, तो E1 डैश तो उसका जो वैल्यू होगा वो लेंगे हम के क्यू ही लिखते हैं क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, कि क्यू बाय यहाँ से पॉइंट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर, ओके, माइनस E2 डैश वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ से ये जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस कितना है, तो आर आर प्लस आर मतलब 3 टाइम्स आर है। तो ये कैलकुलेशन आपको इजी करना है तो ऐसा इंडिकेट करना पड़ेगा 3r², ओके, सॉरी 3r², आर आउटसाइड स्क्वायर। सो इस तरह से आपको ये लिखना होगा। देन इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो जो के क्यू है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये तो आपको एकदम इजीली पता चल जाएगा, 1/r²
माइनस 1/9r², 9r²। तो के क्यू जो है वो हो जाएगा, ये 9r² है, और हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9r² यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सब आपको कुछ करना नहीं है तो r² को भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो r² को हर टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। r² यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 9 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा कि q/r² दैट इज़ आउटसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पर 1 - 1/9 मतलब एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 वो हो जाएगा 8/9। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है k, q की वैल्यू और r की वैल्यू। तो ये हो गया सॉल्व, 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू जो है वो है 10⁻⁻8 ओनली वैल्यू, ओके, बाय r² मतलब हमारा डिस्टेंस था 0.05। तो इसमें से कुछ स्टेप्स जो है आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर हमारा क्या रहता है देखते हैं। चलो, ये पॉइंट वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उन्होंने सब्सट्रैक्ट किया, हमने सीधा ये लिख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 3.2 × 10⁻⁴। हमारा आंसर सीधा आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁴। ओके, सो ये वाला कैलकुलेशन इजी रहेगा फ्रेंड्स, न्यूटन पर कूलम। मैंने अभी आपको समझा इस तरह से सीधा लिखना है तो एकदम इजी हो जाएगा, 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली हम देखते सी के पास। ओके, सी के पास तो सी पॉइंट देखना पड़ेगा, सी के पास। ओके, सी जो है वो कहाँ पर है, तो सी जो है वो यहाँ पर बाइसेक्टर जो है वहाँ पर 0.1 मीटर अवे फ्रॉम बोथ द चार्जेस, यहाँ पर 0.1 मीटर अवे। तो ये वाला कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर 0.1 मीटर ये डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे 0.1 मीटर, पॉजिटिव चार्ज से 0.1 मीटर यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज से 0.1 मीटर यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया बाइसेक्टर वाली लाइन हमारी हो गई, ये वाली लाइन बाइसेक्टर वाली लाइन हो गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा पॉइंट सी है। चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। चलो, हमारा डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर है। ओके, तो ये डिस्टेंस हम डी से इंडिकेट करते थे, और 2r भी लिख सकते हैं एक्चुअली, r, तो 2r भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर डी लिखेंगे हम। यहाँ पर 0.1 मीटर जितना डिस्टेंस है वो भी हम डी लिखेंगे। चलो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिपल्सिव डायरेक्शन में होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इच विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट्रैक्टिव डायरेक्शन में, मतलब उसकी तरफ होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों वैल्यू सेम होगी? क्योंकि यहाँ से वो डिस्टेंस 0.1 मीटर है, यहाँ से भी वो डिस्टेंस 0.1 मीटर है, और दोनों चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे यहाँ पर उसकी वैल्यू सेम होगी। उसको मैं लिख देता हूँ E1 डबल डैश, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डबल डैश। पहले वाला यहाँ पर E1 E2 लिया था, यहाँ पर E1 E2 डैश लिया था, यहाँ पर डबल डैश। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल बनता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड करना होगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड करना हो, ओके, तो हम बात करते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से, ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। ओके,
तो उसको जो लाइन ज्वाइन करेंगी ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वो फाइंड करने की सेवरल मेथड्स है। यहाँ पर हम लो पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो वही मेथड को हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी तरह से कैलकुलेशन करूँगा। बुक में जो कैलकुलेशन यहाँ पर हमें दिया गया है वो कैलकुलेशन में रिजल्टेंट वेक्टर से वो समझाने में भी और दिक्कत होगी। इससे बेटर क्या होगा कि यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करते हैं। चलो तो कैसे वो फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। हम जो हमारा 11th में जो रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन था, पता है आपको? आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला इक्वेशन था, पता है आपको? ab cos थीटा। यहाँ पर एंगल हमें मालूम है तो ये वाला इजी रहेगा। चलो तो ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट है उसको हम लेते हैं EC। यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो EC इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका स्क्वायर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा E1 डबल डैश जो है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर E2 दूसरा जो वेक्टर है डबल डैश उसका स्क्वायर प्लस 2 E1 डबल डैश E2 डबल डैश और cos थीटा मतलब दोनों जो हमारे वेक्टर है उसके बीच का एंगल। ओके, तो अब ये पूरा जो एंगल होता है वो 180 होता है, बराबर। और उसमें से ये वाला एंगल जो अंदर का ट्रायंगल का है वो 60 डिग्री होता है। तो अगर आप 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये जो बचा एंगल है हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो वो हो जाएगा cos 120 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। चलो तो अब यहाँ पर वैसे तो एक इजी मेथड है पर आपको ये पूरा ही मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको। ये जो E1 डबल डैश है E2 डबल डैश है वो एक्चुअली सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, तो उसकी जगह अगर मैं सिर्फ E ले लूँ और इसकी जगह भी मैं E ले लूँ तो ज़रा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब हो जाएगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, हो गया सिंपल। प्लस ये 2EE मतलब ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर। ओके, और cos 120 वो हो जाएगा माइनस हाफ। मैं आपको बताया था कि cos 120 कैसे माइनस हाफ हो जाएगा, ये आपको मैंने कोई कैलकुलेशंस में आगे बताया था, शायद आपको 11th वालों को अभी एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था cos 120। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता दूँ cos 120 कैसे फाइंड करेंगे। तो cos 120 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, नॉट 60, 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो पता है 90 प्लस थीटा होगा तो वो माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 30। ओके, साइन 30 की वैल्यू हाफ है तो ये हो जाएगी माइनस हाफ। चलो तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हाफ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रहेगा 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस आगे में ले लूँ तो 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया अंडर रूट स्क्वायर, तो ये हो गया E
ई मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई कहते थे, इसको भी ई बोलते थे, इसको भी ई बोलते थे। तो वो वैल्यू मतलब के क्यू बाय डी स्क्वायर, बस ये लिखना है आपको और आपका आंसर हो जाएगा के क्यू, क्यू की वैल्यू हम लेते थे 10⁻⁸, डी मतलब 0.1 मीटर यहाँ पर हमने लिया है, डी मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपको बताए वो इजी कैलकुलेशन है, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके लिए ये वाली फिगर चाहिए। ओके, आर हमने कौन से डिस्टेंस को बोला था, डी कौन से डिस्टेंस को बोला था, E1 E2 कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 डैश E2 डैश कहाँ पर है और ये वाला कहाँ पर है। तो हमारी बुक में जो हमें दिया गया है उसमें सेपरेट कैलकुलेशन करने के बाद वो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी चलेगा। ओके, तो ये वाला लास्ट में जो है उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो है उसके लिए हमें वो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। इससे बेटर रहेगा ये वाला कैलकुलेशन, तो इसमें से आप अपनी तरह से लिखेंगे। तो दिस इज़ फॉर नाउ।